लॉस एंजलिस से दिल्ली की फ़्लाइट में बैठा 25 वर्षीय अर्जुन और उसके दो हमउम्र दोस्त जैकब और थॉमस बहुत खुश थे। खुश थे क्योंकि इन्हें नेशनल ज्योग्राफिक की ओर से लद्दाख के कल्चर और हिस्ट्री के बारे में एक 4 एपिसोड की मिनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ बनाने का मौका मिला था। इन तीनों बैचमेट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि इन्होंने हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से मास्टर्स इन फोटोग्राफी की डिग्री हासिल की थी। नेशनल ज्योग्राफिक जैसे वर्ल्ड फेमस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना इनके लिए और भी बड़ी बात थी। आमतौर पर यह मौका केवल 5 से 10 वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद भी मुश्किल से ही लोगों को मिल पाता है और इन्हें तो इतनी कम उम्र में ये सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ था। इसी एक्साइटमेंट में इन तीनों को लॉस एंजलिस से दिल्ली तक के लगभग 24 घंटे के लंबे सफ़र में भी थकान और बोरियत महसूस नहीं हुई। हवाई यात्रा में होने वाले जेट लैग से ज़्यादा समस्या तो तब हुई जब दिल्ली पहुंचकर वहां की गर्मी से सामना हुआ। लॉस एंजलिस से जब चले थे तो वहां का मौसम 20 डिग्री के तापमान के साथ खुशगवार था, जबकि दिल्ली का पारा तो 40 डिग्री पार करके जीना बेहाल कर रहा था। अर्जुन हालांकि दिल्ली का ही रहने वाला था, लेकिन पिछले 2 सालों से लॉस एंजलिस में ही रहकर वहां के मौसम का आदी हो गया था, जिस कारण उसके लिए भी इस गर्मी को बर्दाश्त करना दूभर जान पड़ रहा था। फिर अमेरिका के सुहावने मौसम वाले प्रदेश वॉशिंगटन के रहने वाले जैकब और ब्रिटेन निवासी थॉमस की तो इसके आगे औकात ही क्या थी। दिल्ली पहुंचकर तीनों 1-2 दिन तो अर्जुन के घर पर ही रुके, जहां पर जैकब और थॉमस की खूब खातिरदारी हुई। अर्जुन के परिवार में उसके माता पिता, दादा दादी, एक छोटी बहन और एक भाई था। कुल मिलाकर 7 लोगों का परिवार था। अर्जुन के परिवार से मिले प्यार, सत्कार और खाने को मिलने वाले अर्जुन की मां द्वारा पकाए तरह तरह के स्वादिष्ट भारतीय भोजन के बावजूद भी जैकब और थॉमस एक पल भी और दिल्ली में नहीं रुकना चाहते थे, क्योंकि यहाँ की गर्मी उनके लिए असहनीय हो गई थी। तो तय ये हुआ कि उन्हें अब तुरंत लद्दाख के लिए निकलना चाहिए, और वैसे भी ये घर में बैठने नहीं आए थे। जल्द से जल्द उन्हें अपनी डॉक्यूमेंट्री पर काम भी तो शुरू करना था। दिल्ली से लेह की सुबह 5 बजे की फ़्लाइट में जाना तय हुआ और टिकट्स भी बुक कर ली गई। सुबह इतने जल्दी निकलने के फैसले के पीछे 2 वजह थी। एक तो दिन की गर्मी से बच जाएंगे, दूसरा उन्हें उसी दिन द्रास पहुंचना था, जो कि लेह से करीब 300 किलोमीटर दूर है और लगभग 6 घंटे का ड्राइव है। घर वालों से आशीर्वाद लेकर तीनों सुबह 4 बजे एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े और समय से वहां पहुंच भी गए। फ़्लाइट भी टाइम पर थी और करीब 1.5 घंटे के सफ़र के बाद लगभग 6:30 बजे वे लेह में थे। अभी तक तो दिल्ली की गर्मी सता रही थी, लेकिन लेह में उतरते ही हिमालय की भयंकर ठंड से सामना हुआ, जहाँ पर मई के महीने में भी बर्फीली हवाओं के कारण तापमान 0 डिग्री से थोड़ा ही ऊपर था। खून जमा देने वाली सर्दी से परेशान तीनों ने तुरंत अपने बैग से मोटे स्वेटर और जैकेट्स निकालकर पहन लिए। एक और परेशानी जो सामने आई वो थी सांस लेने में आ रही दिक्कत, जिसकी वजह से उन्हें हल्का सर दर्द और थकान महसूस हुई। समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर होने की वजह से लेह में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिससे अक्सर बाहर से आने वाले लोगों को एक्यूट माउंटेन सिकनेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन 1-2 दिन के आराम के बाद आदत पड़ जाती है और आहिस्ते आहिस्ते सब कुछ ठीक हो जाता है। द्रास के लिए कैब बुक करने से पहले वे एयरपोर्ट के बाहर एक कैफ़े में कॉफ़ी पीने के लिए बैठे। गर्मा गर्म कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए अर्जुन ने शरारत भरे लहजे में ठंड से ठिठुर रहे थॉमस और जैकब से कहा, अरे तुम लोग तो अभी से परेशान हो गए। लेह में ये हाल है तो द्रास में क्या होगा, मालूम है ना, वो इंडिया की सबसे ठंडी जगह है। इस पर थॉमस और जैकब बोले, हद है यार, अभी 2 घंटे पहले गर्मी से पसीने पसीने हो रहे थे, अब देखो ठंड से हड्डियाँ कीर्तन कर रही हैं और तुम बोलते हो ये तो बस शुरुआत है। ज़िंदगी भर सुनते आए थे कि इंडिया बहुत गर्म है। इतना बोलकर तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे।
लेकिन उनके होठों पर आई मुस्कान तब एकदम से गायब हो गई जब अचानक अर्जुन अपने सेल फोन पर आए एक मैसेज को पढ़कर चौंक गया और सर पकड़कर बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। थॉमस और जैकब ने उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या है। अर्जुन ने उन्हें जो बताया उससे उनके होश उड़ गए। दरअसल अर्जुन के फ़ोन पर आया मैसेज नेशनल ज्योग्राफी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की ओर से था, जिसमें लिखा था कि डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उनसे वापस लेकर किसी और को दे दिया गया है। इस पर गुस्से से भरा जैकब बोला कि वो नेशनल ज्योग्राफिक पर बिना किसी नोटिस के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए कोर्ट केस कर देगा। इधर अर्जुन ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि अब वो क्या करेगा। कहाँ तो वो सोच रहा था कि उसका करियर अब सेट हो चुका है, कहाँ उसे अब ये डर सताने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो अमेरिका की पढ़ाई के लिए गए एजुकेशन लोन की किश्तों का बोझ उसके पापा को अकेले ही उठाना पड़े। वहीं थॉमस को ये चिंता सताई जा रही थी कि कहीं इस कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल होने की वजह से उसके करियर पर बुरा असर न पड़े और आगे काम मिलने में दिक्कत न आए। काफ़ी देर तक वे तीनों उस कैफ़े में ही बैठे रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। द्रास जाने की अब ना कोई जल्दी थी, न वजह और न ही मन था। अपने घर वालों और दोस्तों के साथ फ़ोन पर हुई बातचीत में भी इन्होंने इस बात का यही सोचकर जिक्र नहीं किया कि जब वापस घर लौटेंगे तो ही बताएंगे। जैसे जैसे सूरज आसमान में चढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ठंड भी कम होती जा रही थी। लेह एयरपोर्ट के बाहर इस कैफ़े में बैठे इन्हें अब काफ़ी देर हो गई थी। लगभग 10 बजने को आए थे। इस दौरान नाश्ता भी हुआ। नेशनल ज्योग्राफिक के साथ संपर्क करने की सारी कोशिशें भी विफल रहीं। अपने भविष्य के बारे में एक लंबे डिस्कशन और आने वाले समय की चिंता छोड़कर फिर तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि जो हो गया सो हो गया। अब लेह आ ही गए हैं तो तुरंत वापस लौटने का भी क्या फ़ायदा। क्यों ना कुछ दिन लद्दाख घूम ही लिया जाए। द्रास जाने के बजाय ये लोग भारत चीन बॉर्डर पर बसे आखिरी गांव दैमचौक की ओर निकलने का निश्चय करते हैं, जो कि लेह से 363 किलोमीटर दूर पड़ता है। जैकब के सुझाव पर लेह से कैब न करके ये 3 रॉयल एनफील्ड बाइक्स रेंट पर लेकर दैमचौक की ओर निकल पड़ते हैं। लद्दाख के ऊंचे नीचे घुमावदार और ऊबड़ खाबड़ जिस्म को थका देने वाले रास्तों लेकिन मन को तरोताज़ा कर देने वाले नज़ारों से होते हुए उन्हें दैमचौक से 30 किलोमीटर पीछे कोयल गांव पहुँचते पहुँचते शाम होने लगी थी। गर्मियों के दिन हालांकि लंबे होते हैं और अभी अंधेरा होने में काफ़ी समय भी था, लेकिन इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद वे थक भी गए थे और ऊब भी गए थे। वैसे भी चाइना बॉर्डर के बहुत ज़्यादा करीब होने की वजह से सिविलियंस को दैमचौक में रात को ठहरने की इजाज़त नहीं मिलती है। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि आज रात वो कोयल गांव में ही ठहर जाएंगे। सूर्यास्त होते होते अब तेज़ हवा के साथ ठंडक भी बढ़ने लगी थी। ओल्ड मॉन्क रम की बोतल तो वो लेह से ही खरीद लाए थे। कोयल में एक लोकल होमस्टे में रहने खाने का जुगाड़ भी हो गया। ये होमस्टे गांव में बहने वाली एक छोटी नदी के किनारे बना हुआ था। इस होमस्टे के मालिक स्टैनजिन नामग्याल, जिनकी उम्र लगभग 70 साल रही होगी, इस गांव के एक समृद्ध किसान थे। होमस्टे चलाने के साथ साथ उनका पश्मीना बकरियों का एक फार्म भी था। ये फार्म होमस्टे से कुछ ही दूरी पर नदी किनारे ही स्थित था। शाम को खाने पीने का दौर शुरू करने से पहले अर्जुन, जैकब और थॉमस ने सोचा क्यों ना अंधेरा होने से पहले नदी किनारे टहला जाए। कुछ अच्छी फ़ोटोज़ भी खींच लेंगे और शीप फार्म का दौरा भी हो जाएगा। टहलते टहलते जब वो भेड़ों के बाड़े के पास पहुँचे तो अंधेरा होने लगा था और स्टैनजिन नामग्याल जी वहाँ पहले से ही मौजूद थे। वे अपनी बकरियों को चारा डालने वो बाड़े को बंद करने वहाँ पहुँचे थे। नामग्याल जी के साथ ये तीनों उनके शीप फार्म में दाखिल हुए। ये एक काफ़ी बड़ा फार्म था जिसमें करीब 200-250 पश्मीना बकरियां रही होंगी। कुछ देर तीनों को फार्म दिखाने के बाद नामग्याल जी बकरियों को चारा पानी डालने में व्यस्त हो गए। क्योंकि नामग्याल जी को अभी घर लौटने में कुछ और समय लगने वाला था, इसलिए अर्जुन, थॉमस और जैकब ने अपने फ़ोन पर फार्म की कुछ पिक्चर्स क्लिक की और वहाँ से चले गए। फार्म से निकलते वक्त अर्जुन ने नोटिस किया कि
वहाँ एक बकरे के माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगा हुआ था। उसे ये बात कुछ अजीब लगी, लेकिन किसी से कुछ बोला नहीं। वापस होमस्टे में अपने कमरे में जब पहुँचे तो बुखारी पहले से ही जल रही थी। इसके ताप से कमरा भी गर्म था और इस पर रखी केतली का पानी भी गर्म। होमस्टे के बावर्ची ने आकर पूछा कि क्या वो चाय या कॉफ़ी लेंगे। चाय कॉफ़ी को इनकार करके इसके बदले 3 विस्की ग्लासेस मंगवा लिए गए और कहलवा दिया गया कि जब नामग्याल जी वापस लौटेंगे खाना तभी खाएंगे। जैकब और थॉमस को हालांकि नामग्याल जी के सामने पीने से कोई परहेज़ नहीं था, लेकिन अर्जुन को लगा कि अपने दादा की उम्र के व्यक्ति के सामने शराब पीना ठीक नहीं रहेगा। उसका ख्याल था कि नामग्याल जी के लौटने से पहले 2-2 छोटे पैग लगा लिए जाएं, फिर खाना भी होता रहेगा। होमस्टे में उनका कमरा, जो कि दूसरी मंजिल पर था, उसकी खिड़की के पास हाथ में रम का गिलास लिए अर्जुन बाहर आकाश की ओर झांक रहा था। उसकी आंखें नम हो आई थी। नशे का असर भी था और करियर की चिंता भी। तभी उसका ध्यान घर लौट रहे नामग्याल जी की ओर हुआ। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसे साफ दिखाई देता है कि नामग्याल जी अपने साथ अपने शीप फार्म से वही माथे पर लाल टीका लगे बकरे को ले आए थे। ये बात उसे काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि घर में कोई और जानवर नहीं पाला गया था। जितने भी जानवर थे सब फार्म पर ही थे, तो फिर इस बकरे को साथ लाने का क्या अर्थ। फिर उसने सोचा शायद मांस के लिए बकरा काटने के लिए लाए हों। बकरे को निचली मंजिल में अपने कमरे के सामने बांधकर नामग्याल जी तुरंत ऊपर उनके कमरे में आए और बोले, तुम लोग खाना खा लो, मैं आज रात नहीं खाऊंगा। इतना बोलकर वो वापस नीचे अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद करीब 8 बजे होंगे, बावर्ची उनके कमरे में खाना लेकर आया। अर्जुन, थॉमस और जैकब ने उसे जब उनके साथ बैठकर पीने का ऑफ़र दिया तो वो भी वहीं बैठ गया। इसके बाद खाना खाने के साथ साथ पीने का एक लंबा दौर चला और वक्त बीतने के साथ साथ नशा भी बढ़ता गया। ऐसे में कब रात के 10 बज गए पता ही नहीं चला। बातों बातों में नामग्याल जी का जिक्र छिड़ा तो बावर्ची ने उन्हें बताया कि नामग्याल जी का पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया है, लेकिन नामग्याल जी मुंबई नहीं जाते, उन्हें तो यहाँ अकेला रहना ही पसंद है। और फिर अर्जुन ने पूछ ही लिया कि नामग्याल जी आखिर फार्म से एक बकरा जिसके माथे पर लाल टीका लगा हुआ है उसे साथ क्यों ले आए हैं। बावर्ची, जो कि अब तक नशे में धुत हो चुका था, ये प्रश्न सुनकर उसके चेहरे का हाव भाव बदल गया, मानो नशा उतर सा गया हो। वो जल्दी से अपना पैक ख़त्म करके बोला, मुझे नहीं मालूम। फिर वो उठा और इजाज़त लेते हुए बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, मेरा घर कुछ दूरी पर है, पैदल 5-10 मिनट लगते हैं, मैं आपसे सुबह मिलता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से निकल गया। बावर्ची के वहाँ से चले जाने के बाद अर्जुन ने लाल टीका लगे बकरे की बात थॉमस और जैकब को बताई तो उन्होंने इसे हंसी में टाल दिया। इसके बाद वे थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन हट फिर कर बात करियर और नेशनल ज्योग्राफिक से मिले धोखे की ही निकल आई, जिससे माहौल गमगीन हो गया। हालांकि बोतल में अभी भी थोड़ी शराब बाकी थी और ज़्यादा रात भी नहीं हुई थी, लेकिन दिन भर की थकान और उदासी भरी बातों से बोर होकर उन्हें जल्द ही नींद आ गई। रात के लगभग 2 बजे होंगे कि अचानक अर्जुन की नींद टूट गई। उसे लगा मानो कोई दरवाजे के पास खड़ा हो, लेकिन अंधेरे में कुछ भी सही सही बताना संभव नहीं था। फिर उसे सीढ़ियों में किसी के कदमों के नीचे उतरने की हल्की सी आहट सुनाई दी। कान लगाकर सुना तो लगा कि किसी ने निचली मंजिल का मेन डोर खोला हो। अर्जुन का माथा ठनका। इस ख्याल से कि कहीं कोई चोर लुटेरा तो घर में नहीं घुस आया है, वो घबराकर उठ खड़ा हुआ। फिर ये भी विचार आया कि कहीं ये उसका वहम तो नहीं है, बेकार में शोर मचाकर लोगों की नींद खराब हो जाएगी और फालतू का हंगामा हो जाएगा। यही सोचकर उसने थॉमस और जैकब को नहीं उठाया, लेकिन निश्चिंत होने के लिए कि आखिर मामला क्या है, उसने निश्चय किया कि वो खुद नीचे जाकर देखेगा। हिम्मत बढ़ाने के लिए रम की बोतल जो उसके सिरहाने के पास ही पड़ी थी, उससे फटाफट 2-4 घूंट लिए। फिर अंधेरे में ही हल्के कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर जब कॉरिडोर में दाखिल हुआ तो वहाँ कोई भी नहीं था। सीढ़ियाँ उतरकर निचली मंजिल में पहुँचा तो पाया कि नामग्याल जी अपने कमरे में नहीं थे। मेन डोर भी खुला हुआ था और उससे अंदर आती चांद की रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था कि
नामग्याल जी के कमरे के बाहर बंधा बकरा भी गायब था। उसे लगा शायद कोई तंत्र मंत्र का चक्कर होगा। उसने कदम वापस भी ले लिए थे, लेकिन फिर जिज्ञासा हुई कि ज़रा देखूं कि माजरा क्या है। दरवाजे के बाहर झांक कर देखा तो दूर नामग्याल जी बकरे को रस्सी में बांधे नदी की ओर चले जा रहे थे। अर्जुन भी नज़र बचाते हुए उनके पीछे पीछे हो लिया। नामग्याल जी नदी के तट पर जाकर रुक गए और अर्जुन भी कुछ दूरी पर एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया और वहीं से उन पर नज़र रखने लगा। पारा इस समय निश्चित तौर पर शून्य से नीचे जा चुका था। गर्म स्वेटर और एक मोटा जैकेट ओढ़े हुए भी अर्जुन ठंड से कांप रहा था। चांद की रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था। नामग्याल जी अभी भी बकरे को लिए नदी किनारे खड़े थे। अर्जुन ने सोचा, क्या ये आदमी पागल हो गया है जो इतनी रात गए इस ठंड में नदी किनारे इस बकरे को लेकर खड़ा है। अर्जुन ये सब सोच ही रहा था कि अचानक हवा की रफ्तार बढ़ गई। एक हल्की सी आंधी उठी। उसने देखा कि नदी की दूसरी तरफ से एक बड़ी आकृति नामग्याल जी की ओर बढ़ी, जो कुछ हद तक आदमी ही की तरह थी, लेकिन निश्चित तौर पर कोई इंसान नहीं था, क्योंकि उसकी लंबाई कम से कम 10 फुट थी और डील डॉल इतना बड़ा कि किसी मानव का हो ही नहीं सकता। वो ज़रूर कोई दानव था। अर्जुन, जो कि अभी तक ठंड से कंपकपा रहा था, ये खौफनाक दृश्य देखकर उसके पूरे बदन में रूह कंपा देने वाली सिरहन दौड़ गई। वो विशालकाय मानव आकृति निकट आई और नामग्याल जी के सामने खड़ी हो गई, लेकिन नामग्याल जी भी बिना डरे उसके सामने डटे रहे। फिर उन दोनों के बीच कुछ बातें होने लगी। काफ़ी दूर होने की वजह से अर्जुन को उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई सुनाई नहीं पड़ा। वो बस बिना पल के झपकाए, बिना हिले उस ओर ऐसे दिखता रहा मानो उसका शरीर इस खौफनाक मंजर को देखकर वहीं जम गया हो। तभी अर्जुन ने देखा कि उस मानव आकृति ने एक ही झटके में एक ही हाथ से उस भारी भरकम बकरे को उठा लिया और तेज़ी से वापस नदी के उस पार लौट गई और जल्द ही आंखों से ओझल हो गई। अर्जुन भी तेज़ कदमों से वापस होमस्टे की ओर दौड़ा और सीधा जाकर बिस्तर में थॉमस और जैकब के बीच जाकर दुबक गया, जो कि आराम से गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि अर्जुन अभी अभी क्या मंजर देखकर आया था। उसने उन्हें उठाने की कोशिश भी नहीं की और सब भगवान भरोसे छोड़ दिया। अर्जुन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, सांसें तेज चढ़ रही थी और ये सोचकर उसका सारा शरीर कांप रहा था कि कहीं नामग्याल जी ने उसे देख ना लिया हो। कुछ देर बाद उसे सीढ़ियों से किसी के ऊपर आते हल्के कदमों की आहट सुनाई दी और फिर से महसूस हुआ जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा अंदर झांक रहा हो। अर्जुन को लगा कि वो अब जिंदा नहीं बचने वाला। उसका दिल इतने ज़ोर से धड़क रहा था कि लगा मानो आज अगर नामग्याल जी से बच भी गया तो भी दिल का दौरा पड़ने से मौत निश्चित है।